तो हमको एक शिक्षा नीति दो जो कलेक्टर का लड़का पढ़े धमनी में भी और एक किसान का लड़का भी पढ़े धमनी के स्कूल में, कॉन्वेंट में नहीं। अगर तुम इंग्लिश कॉन्वेंट चलवाते हो तो 12वीं में IAS IPS MBBS बनने के बाद, UPSC पास करने के बाद तुम सरकारी मेडिकल कॉलेज क्यों ढूंढते हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं जाते हो? तब तो बोलोगे जबलपुर का मेडिकल कॉलेज मिल जाए। गया गुरु जी के पास, बोला मुझे धनुष दिखा दीजिए। कहे आप कौन? मैं कहा मैं जंगल के राजा सिंहेर कोल का राजा का पुत्र हूँ। कहे नहीं, नारी सूत्रो भी नाधिकाम। उस वक्त कोल गोण बैगा कुर्मी का चिनाई तमोली अजगड़ारी गुजर जंडी हजारों सैकड़ों की 6,747 जातियों को पढ़ने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार और वस्त्र रखने का अधिकार, तलवार चलाने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए इस देश 900 साल तक गुलाम रहा। किसकी गलती? ब्राह्मणवाद रहा, जिसे हम मनुवाद बोलते हैं। भी खून शामिल है। कोई ये नहीं बोल सकता कि आजाद हिंदुस्तान में गोंडवाना समाज के किसी की खून शामिल नहीं है। उस खून के हम आज आदर और सम्मान के लिए इस बलिदान दिवस के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो ये हम 150 साल से की पुरानी गुलामी से निकलने के बाद आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं अपने महापुरुष राजा शंकर शाह जी पुत्र रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर, ये हमारे मूल निवासी के महानायक थे, इनको मैं नमन करता हूँ। यहाँ के देवी देवताओं को नमन करता हूँ। यहाँ के मैं मालिक और मालकिन को नमन करता हूँ। साथ में हमारे बीच में हमारे इस सभा के सभापति भूपत सिंह उनके जी को भी नमन करता हूँ, जो अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ में नौरोजाबाद से चलकर आए हुए इंदल सिंह, दर्शन सिंह और हमारे बहुत पुराने साथी मान सिंह मास्टर साहब जो अभी रिटायर हो गए हैं। इन्होंने इस समाज को जगाने के लिए मान सिंह साहब की खूबी रही है। इन्होंने राजनीतिक गलियारों में भी इनका हस्तक्षेप रहा। नौकरी रहने के बाद भी नौकरी की परवाह नहीं की है। ये पीछे 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 चंदा सहयोग और समय देते रहे। इनको मैं कोटि कोटि मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और बीच में हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं छत्रपाल सिंह जी और सुंदर सिंह जी, तिरुमल ब्रजभान सिंह जी, ज्ञान सिंह जी, मीडिया प्रभारी रोशन सिंह जी। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य है, ये भीड़ जुटाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है इस देश की धरती पर इस सत्ता पर कब्जा करना। और सत्ता पर कब्जा तलवार और बंदूक से नहीं हो सकती है। ये तो आप लोगों ने आज से आज़ादी के बाद तक आप समझिए। सिर्फ सत्ता में परिवर्तन और आपके जिंदगी में सुधार, वो है एक ताकत, वो है शिक्षा। आपकी दिशा और दशा बदलने का काम कोई ज्ञान सिंह, मीना सिंह, लल्लू सिंह, विजय सिंह कोई नहीं कर सकता। वो कर सकता है तुम्हारी शिक्षा। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा के साथ आपके पास समय भी होना चाहिए। शिक्षा का मतलब है एक शेर जिस प्रकार जंगल में विचरण करता है, और जब शिक्षित आदमी BA BSc भी काम कर लेता है या IPS बनता है तो वो शेर जैसे घूमता है। शिक्षा से ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही। इस देश की धरती पर नारी शूद्रो विद्या धीताम का नारा दिया गया। मनवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा कभी भी शिक्षा के द्वार नहीं खोले गए। बड़े बड़े यहाँ मुगल बादशाह, राजा महाराजा हुए इस धरती पर, कभी हमारे लिए प्राथमिक पाठशाला खोलने की अहमियत नहीं जुटाई। इस देश के अंदर थोड़ा से हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे महापुरुषों के पहले इस देश के अंदर अंग्रेज आया, जो 1802-3 के बीच में छोटा सा स्कूल खोला। वहां से स्कूल की पद्धति चली। मैं स्कूल के नाम से आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। महाभारत की कथा है। पहले कर्ण भी एक
शूद्र पुत्र था, उसको शिक्षा नहीं दिया गया। जब उस द्रोणाचार्य का नाम सुने होंगे, इस आजाद भारत में द्रोणाचार्य के नाम की उपाधि दी जाती है। वो द्रोणाचार्य हमारे साथ क्या छल किया, हमारे साथ क्या अन्याय किया, इसके बारे में हम समाज को बताने से पीछे रह गए। हमारे देश के अंदर एक लब नाम का धनुषधर हुआ, जो धनुष तीरों से शिकार करता था। उन्हें बोला, गुरुजी मुझको भी शिक्षा दीजिए धनुष बाण चलाने का। तो वो द्रोणाचार्य ब्राह्मण जान रहा था इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। एक देवासुर संग्राम हुआ था, एक राम रावण का संग्राम हुआ है, एक तीसरा युद्ध होगा जिसका नाम महाभारत होगा। उसमें बड़े बड़े वीर लड़ेंगे। उस वीर में सबसे बड़ा जो धनुषधर होगा वही विजयी होगा। मित्रों, एकलव्य गया गुरुजी के पास, बोला मुझे धनुष दिखा दीजिए। कहे आप कौन? मैं जंगल के राजा सिंहेर देव कोल का राजा का पुत्र हूँ। कहे नहीं, नारी शूद्रो भी नाधिकाम। उस वक्त कोल गोण बैगा कुर्मी काछी नाई तमोली अरगड़ारी गुर्जर जंडी हजारों सैकड़ों की 6,747 जातियों को पढ़ने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, वस्त्र रखने का अधिकार, तलवार चलाने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए इस देश 900 साल तक गुलाम रहा। इसकी गलती ब्राह्मणवाद रहा, जिसे हम मनुवाद बोलते हैं। उस मनुवाद के शिकार हम भी हुए, उस मनुवाद का शिकार इस जंगल का आदिवासी भी हुआ। हम तो बच गए थोड़े से, मगर आप मिट गए। मिटने के बाद भाग्य सराओ इस देश के अंदर संघर्ष आया और रघुनाथ साह के बलिदान के बाद शुरुआत आई और इस देश के अंदर ज्योतिबा फूले जैसा महापिता माँ पैदा हुआ। इस देश में अलग जगाने का काम किया। उसी दरमियान उस गाड़ी को खींचता हुआ गाड़ी छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराजा तक जाता है। फिर वही कुर्मी महाराजा ने इस देश के अंदर देखा एक राजा क्या कर सकता है। और राजा ने देखा कि इस देश के अंदर दिशा दशा बदलने वाली नहीं है। मैं राजा होकर भी मेरा तिलक पैर के अंगूठे से तिलक इस देश के ब्राह्मणवादी लोग मेरे मस्तक में करवाना चाह रहे हैं, तो इस देश का क्या दशा होगा। तो उन्होंने कहा, ढूंढना चालू किया कि इस देश के अंदर कोई विद्वान लड़का निकल जाए। तो उनको एक लड़का नजर आया जिसका नाम भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर था। उस भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने राज्य के राहत कोष से पैसा दिया। और एक राजा का और अम्बेडकर साहब पर और एहसान था, वो था जियाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश। वो भी कुर्मी राजा था, उसने भी पैसा दिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में पढ़ने जाने का मौका मिला। उस वक्त दलित समाज का पहला ST SC OBC समाज का पहला व्यक्ति था जो समुद्र उस पार जाने के बाद डिग्री लाया, 6 भाषा गया था, 32 डिग्री लाने के बाद विश्व का सबसे बड़ा विद्वान बना। वो हमारे अभाग्य सौभाग्य की बात है। छाती ठोक के बोलो, DS की उपाधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, DS की उपाधि KR दलित को, तीसरी उपाधि आज तक ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं ले पाया। और देश को सुधारने की बात करते हैं। बाबा साहब ने हमारे लगे हुए गरीबी, दुख भरी जिंदगी, बेमनस्ता की जिंदगी, छुआछूत की जिंदगी, सती प्रथा की जिंदगी, देवदासी की जिंदगी, योगिनी प्रथा की जिंदगी से मरहूम को निकालने का काम किया। उसने देश के अंदर देखा, आज जो हमारे सरपंच, जनपद सदस्य, विधायक, सांसद जो बन रहे हैं, ये इसकी देन 3 करोड़ देवता नहीं है, उसकी देन बाबा भीमराव अम्बेडकर है जो उस मूर्ति के बगल में लगी है। जिस दिन तुम्हारा यहाँ का संतान उठते ही बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद करेगी तो तुम्हारे रास्ते शिक्षा के खुलते जाएंगे। उसी पर चर्चा होगी। इस देश के अंदर हमारे खानदान में भी कोई एक विद्वान हुआ, इस देश को संविधान बनाया। मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े विद्वान थे, वेद लिख दिए, 4 पुराण लिख दिए, 16 निषद लिख दिए, लिखने को क्या क्या लिख दिया। मगर जब संविधान बनाने की बात ही आई, इस देश के अंदर
तो कोई पामर ठाकुर बनिया नजर नहीं आया, सब फेल हो गए। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व का 6वां विद्वान इस देश की धरती का संविधान लिखा और देश के अंदर 1932 में जो पूना पैक्ट में तुमको 33% आरक्षण आदिवासी और ST SC को मिला था, उसको संविधान में पिरो के तुमको जिंदा कर दिया, जिसके मत्थे यहाँ बुद्धा सिंह भी सांसद बन गए, ज्ञान सिंह भी सांसद बन गए, दलवीर भी सिंह सांसद बन गए, मीना सिंह भी विधायक बन गई। अगर वो आरक्षण बाबा साहब नहीं लिखे होते तो आज आप कहाँ होते? आपको शासन से और देश के कानून के बीच की कड़ी को जोड़ने वाला आदमी कौन जाता? आज हम इस मंच पर आए हैं सिर्फ एक दूसरे की कड़ी जोड़ने के लिए। ये आदिवासी समाज, ये ST SC का समाज, ये बैकवर्ड समाज, ये अल्पसंख्यक समाज एक हो जाए। तुम सब एक हो, इस संविधान को बचाने का फर्ज भी सबका है। और शिक्षा, मैं कह देता हूँ, ये 50 साल की बिल्डिंग है जो बन रही है, 50 साल बाद गिर जाएगी, मेरा दावा है, जितना मजबूत सीमेंट लोहा लगा दे। मगर शिक्षा आपको तैयार करना है। मैं पुरुष से ज्यादा जिम्मेदार शिक्षा की जननी हम माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ अपनी माताओं बहनों को देते हैं। जिस दिन मेरी यहाँ की माताओं बहनें, जो मेरी बहनें जब इस देश के अंदर अपने BA BSc B काम कर लेगी, वो जब दूसरे घर में जाएगी, जब उसकी संतान नारी लड़के लड़की में होगी, तो वो 12वीं तक लड़के को ट्यूशन पढ़ा के ग्रेजुएट बनाने की हिम्मत रखेगी। मास्टर का भरोसा, ट्यूशन का भरोसा नहीं रहेगा। वो लड़का ब्रिलियंट बनेगा, अपने माता पिता के छांव में माता की मार्गदर्शन पर वो 12वीं जब पास करेगा, 12वीं के बाद देश का, हिंदुस्तान का पूरा नक्शा खुल जाता है। IAS IPS MBBS IIT IIM सब 12वीं के बाद चलता है। हमको 12वीं तक अपने बेटा बेटियों को तैयार करना है। जिस दिन तुम्हारे, अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कि आज हम बेटी बेटा को जन्म लेगा, उसको हमको तैयार करने में 20 साल लगेगा, 6 साल और लगेगा, 26 साल। 26 आज का पैदा हुआ बालक 26 साल के बाद IAS IPS MBBS बनेगा। आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय है। आज हम 5 किलो गेहूं चावल में परेशान हैं। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ये भीख मांगने की प्रथा तुम्हारी नहीं रही है। भीख मांगने वाली यहाँ कोई दूसरी कौम है, जिसे इस देश का ब्राह्मण बोला जाता है। तुम स्वाभिमानी आदमी हो, तुम दान देने वाले, और दाता आदमी हो, तुम भीख नहीं मांगने वाले हो। मैं तो कहता हूँ आने वाला समय है, एक में शायरी बोलता हूँ, है करोड़ों सूर, सूर है बस नाम के, जो ना दे हमको उजाला वो भला किस काम के। उस दीप को दीजिए दुआ, जो जलता रहे रात में, प्रेम कर ले अंजार से। हम सूर्य की रोशनी से न चलकर अपने घर के दीपक की रोशनी में चले, अपने बनाए हुए पूर्वजों के सिस्टम में चले। और हम आने वाले समय में हमारा बहुत भारी संघर्ष है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हम आदिवासी, आपको यहाँ पैसा एक लगता है, पैसा एक ढंग से लगा नहीं, पैसा एक हमारे माताओं बहनों भाइयों को जल्दी समझ में नहीं आ रहा। 5 किलो गेहूं और चावल का डेट टाइम फिक्स है, वो कितना मिल रहा है उसका ध्यान रहता है। मेरी माताओं बहनों से निवेदन है, 1000 रुपया में अपना समय मत बर्बाद करो। और समय आने वाला है दिशा और दशा को बदलने का काम। जब तक इस देश के अंदर आपकी जनसंख्या 8.5% है और आज देश की जनसंख्या 1,40,00,000 है, मतलब आपकी जनसंख्या देश के अंदर 11 करोड़ है। और प्रधानमंत्री 2017 में 24 करोड़ वोट पाने के बाद प्रधानमंत्री ये फर्जी जुमलेबाज बना। तुम्हारी 11 करोड़ जनता मतलब वोटर
तुम जिस दिशा में घूम जाओगे उस दिशा में सफा हो जाएगा। तो तुम लोग की सरकार नहीं, 3 करोड़ देवता भी आ जाए तो सरकार कुर्सी नहीं बचा सकती है। 9 करोड़ आदिवासी और 15 करोड़ मुसलमान और ये 52% जो बैकवर्ड है, जिसकी गिनती नहीं हो रही है 1933 से आज तक, ये गिनती क्यों नहीं कर रहे हैं? बैकवर्ड की गिनती क्यों नहीं हो रही? हरिजन आदिवासी की भी गिनती नहीं हो रही है। या 1933 की गणित आज 2023 है, मतलब तुम 90 साल पहले की गणना में चल रहे हो। तुम यहाँ की जनता को क्या बेवकूफ समझते हो? आज हमारी जनसंख्या बढ़ गई, आज हमारे परिवार बढ़ गया, जमीन हमारा जहाँ 40 एकड़ थी आज टुकड़े टुकड़े में बट के हम 2-2 एकड़ में आ गए। ये समाज कैसे पैसा कमाएगा, कैसे अन्न की रोटी खाएगा, कैसे कपड़ा पहनेगा, कैसे शिक्षा का तो खेल और गड़बड़ हो गया। फिर से एक बार फल जाएगा, फिर से शिक्षा देश के अंदर दोहरी राजनीति। एक स्कूल चल रहा है धमनी बेलसरा से लेके यहाँ तक, बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी है, छात्रावास बहुत बड़ा बना है, मगर एक स्कूल और चल रही है जिसका नाम है प्राइवेट। हमारा कहना है कि देश का जो भी शासक बैठे एक शिक्षा नीति लागू करे। तुमको अगर एक बोर्ड से देश बनाना है तो हमको एक शिक्षा नीति दो, जो कलेक्टर का लड़का पढ़े धमनी में भी और एक किसान का लड़का भी पढ़े धमनी के स्कूल में, कॉन्वेंट में नहीं। अगर तुम इंग्लिश कॉन्वेंट चलवाते हो तो 12वीं में IAS IPS MBBS बनने के बाद, UPSC पास करने के बाद तुम सरकारी मेडिकल कॉलेज क्यों ढूंढते हो? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं जाते हो? तब तो बोलोगे जबलपुर का मेडिकल कॉलेज मिल जाए, शहडोल का मेडिकल कॉलेज मिल जाए, रीवा का मेडिकल कॉलेज में। अरे जब मेडिकल कॉलेज सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं तो ये मेडिकल कॉलेज सरकारी स्कूल वाले लड़कों को मिलना चाहिए। ये कंपटीशन है हमारा। जो इंग्लिश स्कूल से प्राइवेट से पढ़ के आया है वो प्राइवेट स्कूल मेडिकल कॉलेज में जाए, हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में क्यों आएगा भाई? ये दोहरी राजनीति ये सदियों से चली आई है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। हम सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हुए हैं। ब्राह्मणवादी एक ऐसा खेल है इस देश के अंदर, एक ऐसा जाल है। इस जाल से निकलने के लिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए, मगर इस ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं कर पाए। यहाँ ज्योतिबा फूले, नेल्सन मंडेला, रघुनाथ शाह, कटैया भील, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहू जी महाराज कितने मर गए एड़िया रगड़ते रगड़ते। कबीर जैसा आदमी रगड़ते रगड़ते मर गया। कबीर की भाषा ऐसी, कबीरा बोला है एक शब्द है, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। अनपढ़ ढोंगी राज करे, शिक्षित मांगे भीख, ये है कबीरा के जगत में उल्टी रीत। आप लोगों को कबीर के चौपाई इस देश के अंदर एक ऐसा महापुरुष हुआ, वो कबीर भी था। उस जमाने में बोला था, काका पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं मनाए, ताजड़ मुल्ला बाग दे बहिरा हुआ खुदाए। उस जमाने में मुगल सल्तनत का राज था, मगर उसे सजाए मौत नहीं दी गई। इसलिए कटु सत्य था, बोला था कि पत्थर पूजने से हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये पत्थर पूजने से कुछ नहीं चलने वाला है। आपकी तकदीर और तस्वीर आपके शिक्षा में है, संगठन में है, आपके नेता के नेतृत्व में है। आपका नेता जहां ले जाए, जाए डुबा दे, जाए डुबा दे, बचा दे। आप नेता बनाते हैं। इस धरती पर विधानसभा में नेता का नेतृत्व होता है, लोकसभा में नेता का नेतृत्व होता है। वहाँ जिसके गुलाम बन के जाते हैं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नेता होते हैं। उनके कहने में टिकट मिलती है, उनके कहने में वो काम करते हैं, सिर्फ हाथ उठाते हैं और फिर चले जाते हैं।
मैं तो कहता हूँ नेता का भी पहचान आपको करना पड़ेगा, कौन आपका हित देखता है, कौन हित नहीं देखता। आपकी पहला नजर इस राजनीतिक व्यवस्था में आपको मैं तो चाहूंगा कि आप लोग सब विचारवान बुद्धिमान हैं। बुद्धि ये जो खोपड़ी है इसका अभी 5% उपयोग हुआ है। अबे 95% पूरे देश का खाली है। आपका अभी 95% में अभी बहुत कुछ हो सकता है। आप इस देश के जनसंख्या के आधार पर हुक्मरान बनकर भारत के संविधान पर कब्जा करके, अगर भारत के संविधान नहीं बचा, भारत का संविधान नहीं बचा तो आप बताओ क्या होगा। विचार करो, जिस दिन भारत का संविधान ये लोग तोड़ने के चक्कर में लगे हैं, जो बाबा साहब का बनाया हुआ है वो हमारे बाबा का बनाया हुआ है, हमारे पुरखे का बनाया हुआ है, हमारे हित में बनाया है। 340, 341, 342 बनाया हुआ है। 341, 342 के आधार पर हमें पूरी नौकरी, आरक्षण, राजनीति मिल रही है। अगर जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन आपको भागे रास्ता न मिलेगा। इस संविधान को बचाने के लिए हमको एक बार जितनी बलिदान देना पड़े बलिदान देने के लिए तैयार भी रहना। नहीं, आने वाली पीढ़ी हमको तुमको माफ नहीं करेगी। और ये समय आ गया है, ये मनवादी व्यवस्था के हाथ में संविधान आ चुका है। और इसमें देश के अंदर मैं एक कहानी बताता हूँ। एक देश आजाद हुआ 1947 में। उस वक्त देश के अंदर 13 राज्य थे। 13 राज्य में नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री करना था। चुनाव 1952 में होना था। एडहॉक कमेटी बनना था पूरी मंत्रियों की। इस देश के अंदर जब 13 मुख्यमंत्री बनाना था और एक प्रधानमंत्री बनाना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का पहला ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना। और 12 राज्य में पूरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु, कर्नाटक, विंध्य क्षेत्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, जिसकी जनसंख्या 3.5% चना के बराबर। उस देश के अंदर सत्ता आई, भारत में प्रजातंत्र आया, संविधान लागू हुआ। हमारे समाज को उतना नहीं मालूम था। हमारे माता पिता बाबा नहीं पढ़े थे, मेरे बाप नहीं पढ़े थे, मेरे बाप के बाप नहीं पढ़े थे, आपके बाप नहीं पढ़े थे, आपके बाप के बाप पिता पूर्वज नहीं पढ़े थे। तो हम कहाँ से ज्ञान पाते? सहारा ज्ञान का था, ज्ञान था नहीं। इस देश के अंदर जिसकी 3.5% जनसंख्या रही, उन्होंने IAS, IPS, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास को IAS कलेक्टर, SP, DM, CM, सचिव, राजदूत, फॉरेन, पूरा राजदूत, गवर्नर, टोटल 52 भर गए। एक गोड़ नहीं बना मुख्यमंत्री, एक कुर्मी नहीं बना मुख्यमंत्री, एक गरारी मुख्यमंत्री नहीं, एक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं, एक चमार पासी ढोल नहीं, तमोली मुख्यमंत्री नहीं। उनका जिसका राजा उसकी प्रजा खुशहाल। तुम्हारा राजा, तुम खुशहाल, तुम्हारा राजा नहीं रहेगा, पीछे की लाइन में खड़े रहोगे। आज इस मंच से हमारे कुछ वक्ताओं ने बोला, मीना सिंह आज वो रानी है, प्रजातंत्र की रानी है, प्रजातंत्र के राजा हैं। तो आज हम अपना अधिकार मांगने के लिए, बात रखने के लिए हम रखेंगे बात। इसमें किसी का अपमान की बात नहीं होनी चाहिए। जिन योग्य हो तो हम आपसे मांगेंगे। आप जिस दिन नहीं रहोगे, आपका इस मंच से भी हम नाम न लेंगे, हम इस मंच से भी आपका नाम न लेंगे। और जब देश के अंदर 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गया और एक प्रधानमंत्री बन गया और राष्ट्रपिता बनिया बन गया, राष्ट्रपिता बनिया बन गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बनिया राष्ट्रपिता बन गया।
राजेंद्र प्रसाद एक जंगल से रहे बिहार से, वो राष्ट्रपति बन गए। और ये 47 और 52 के बीच की दूरी में कितनी नौकरियां थी प्रजातंत्र में, सब फिलअप कर लिया ब्राह्मणों ने। और हमारे पास जब हमारे लड़के 1962 1972 से जब पढ़ पढ़ के धीरे 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 सयाम और मरकाम पेकाम ध्रुवे जैसे पढ़ते पढ़ते पहुंचे, तो 81 82 83 में दर्शन सिंह मार्को जी पेकाम जी को नौकरी मिल गई मास्टर की। जब हम अब फिर पढ़ने की तैयारी इनके पेटों को भाई, तो इन्होंने कहा आरक्षण खत्म। आरक्षण कैसे खत्म हो गया? विधायक का आरक्षण है, सांसद का आरक्षण है, हमारा आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा नौकरी में? और इस देश का जो जुमलेबाज है ये बेचना चालू कर दिया, कोल सेल बेल तेल, अडानी अमानी जिंदाबाद, पूरी ट्रेन उसकी चल रही है, पूरी हवाई जहाज उसकी उड़ रही है। एक रात में रेट बढ़ाते हैं, एक रात में गिराते हैं। 10 रुपया का प्लेटफार्म का टिकट आज 40 रुपया लागत है, 30 रुपया प्लेटफार्म में घुसेगा। जहाँ 10 रुपया टिकट लागत रहा पाली से नरोजाबाद से उमरिया का, आज 30 रुपया लेट है। ये तो लूट का खजाना। जिस देश का राजा बनिया हो जाए, जिस देश का राजा बनिया हो जाए, वो देश क्या चलाएगा? वो बनिया के औकात में रहेगा। हमको बनिया राजा नहीं चाहिए, स्वाभिमानी आदमी चाहिए जो देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, विकास की बात करे, जो तो बेचने की बात करता है। अरे यार, आज से देश की आजादी के आज तक एक ठो लहास बॉर्डर की किसी मिलिट्री की गुजरात गई है? एक भी लहास मेरे मिलिट्री की क्या गुजरात में गई है? एक जो आदमी मिलिट्री में नहीं रहा गुजरात का, सब मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। और देश का मालिक कौन बैठा है? गुजरात का बनिया। एक मेरिया राण नहीं भाई, इस देश में हुक्मरान बन गए। एक औरत विधवा नहीं भाई गुजरात की, मालिक बन गए। वाह, क्या खेल है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। आवाज RSS प्रमुख बोलते हैं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, वो बोलते हैं अत्याचार हुआ है। भैया मैं भी आपके ही समाज का हूँ, मजदूर का नहीं हूँ। जितने राजा गौड़ थे आपके उत्तर प्रदेश बिहार में, सब ठाकुर हो गए हैं, गौड़ नहीं रहेंगे। अब एक उदाहरण बतावा था, जो ये आप सरगुजा का राजा टी सिंहदेव है, वो गौड़ आए और शादी जिनकी लड़कन की शादी ठगुरन बगेलन परमारन चंदेलन हारा राणा कछुआ हम करते आदिवासी है, मगर शादी कहाँ हो रहा? बघेल में, परमार में, हाड़ा में, राणा में, कछुआ में, सिसौलिया में। तो आप लोग जो आज जंगल में हम बसे हुए समाज है, हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, हमारी व्यवस्था जो अभी बची हुई है, इसको बचाने के बाद सबका परम कर्तव्य है। हमारे जैसे कितने आएंगे चले जाएंगे, मगर विचार करिए, आने वाला समय अच्छा नहीं है आपका, आपका समय अच्छा नहीं है। कोई भी मंच से कितना बोल के चला जाए विजय कुर्मी जैसा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपको वही 50 साल पुराने में जाना पड़ेगा, जिस जगह कि एक अनाज के लिए आपको 2-2 कुर्सी पैदा करता था, बड़े मुश्किल से गेहूं की रोटी मिलती थी, बड़े मुश्किल से पूरी और हलवा मिलता था। आपको फिर 50 साल पहले चले जाओगे। अगर आप नहीं चलते तो आपकी गुलामी फिर आने वाली है। देश की आर्थिक गुलामी आएगी, तुमको ऐसा गुलाम बनाएगी कि आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। आप मैं जब स्कूल में पढ़ता था, जनता स्कूल में 3.5 रुपया फीस थी महीना की, समझो। आज मैं अपने लड़का को पढ़ाता हूँ, 900 रुपया फीस लेता है। अब कहाँ 3 रुपया और कहाँ 900 रुपया
शिक्षा कहाँ चली गई? तो तुम्हार लड़का फिर हमार लड़का हुई तो का पढ़ाई महीना में 10,000 रुपया फीस लगी, तो वह कहाँ से आई? इसीलिए एक एजुकेशन, एक शिक्षा, इंग्लिश हिंदी जो प्राइवेट चल रहा हमारा एक करे, हमारा सिस्टम में लाए। इंग्लिश लिटरेचर जो चल रहा है हमारे में लागू करे। हम इंग्लिश का विरोध नहीं करेंगे, बिना इंग्लिश पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो प्राइवेट स्कूल चल रहा है वो ख़त्म कराए, कंपटीशन बराबर करवाए। जहाँ एसपी कलेक्टर का लड़का पढ़े वहाँ हमारा भी लड़का पढ़े। और मैं तो ये कहूँगा बहुत वक्त कम है, बहुत वक्त कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो, कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। नहीं आने वाला समय हमको माफ नहीं करेगा। धन धरती अब जाने वाली है, जंगल जाने वाला है, सिस्टम बना चुके हैं। और तलवार किससे चलाएंगे तुम्हारे गर्दन में? आदिवासी मुर्मू राष्ट्रपति से। जब कभी इतिहास पढ़ा जाएगा तो बोला जाएगा तुम्हारा हक अधिकार कौन छीना? पंडित छीना, ठाकुर छीना, बनिया छीना। कल नहीं, एक मुर्मू आदिवासी औरत थी जो राष्ट्रपति बनी थी, उसने साइन किया था। हमारे घर के बेटी को हमारा दुश्मन बना दिया। ये है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तो बड़े लंबे लंबे खेल हैं। एक बार बाबर आया इस देश के अंदर, खन्नवा के मैदान में युद्ध की तैयारी थी। एक दो आदिवासी का लड़का जवान हर जोत रहा था, कर रहा था। पहले लड़ाई भेड़िया धसान नहीं होती थी, सुबह से होती थी, शाम के खत्म हो जाती थी। तो वो बाबर आया, बोला ये पहलवान लड़के, कल तेरे राजा से लड़ाई होने वाली है, इस खंडवा के मैदान में युद्ध होगा। तू आज हल चला रहा है, कल युद्ध में जब तू आज थक जाएगा तो कल तलवार क्या चलाएगा? तो उस किसान लड़के ने क्या बोला था? मेरे माताओं बहनों भाइयों सुनो, अरे कौन होए हमें का खानी, और छेरी छोर न हो गए रानी, नारी शूद्र विद्या ना दीता। मतलब कोई राजा बन जाए हमसे क्या मतलब, कोई भी बन जाए, तुम भी आओगे तू हंटर मारोगे, वो राजा साहब भी आएगा तू हंटर मारेगा। ना हमको पढ़ने का अधिकार है, ना अस्त्र रखने का अधिकार है, चलाने की बात खत्म है। बाबर के दिमाग में आया 1526 में, अगर एक बार उसने अपने ऊपर वाले को याद किया, अगर एक बार इस खन्नवा के मैदान से मैं जीत कर गया, जीत लिया अगर एक बार, तो मुझको फौज अफगानिस्तान, काबुल, ईरान से नहीं लानी पड़ेगी। मैं यहीं के आदमियों को जो कोल गोण बैठा गोणवाची, कुर्मी काशी नाई तमोली, यही गड़ारी गुजर भंगी बात बतो रहे, मैं इन्हीं से हट्टे कट्टे जवानों से तलवार चलाकर इस धरती पर राज करूंगा। वो वहां जीता। जीतने के बाद उसने अपनी सेना में कोल गोण बैगा सबको भरना चालू कर दिया, और इस देश के अंदर उसने 500-400 साल तक इस देश के अंदर उसका हुक्मरान रहा। वो जान गया हमारे यहाँ तो इतनी कुटिल प्रथाएं थी, गंगा प्रवाह। मैं एक कहानी और बता देता हूँ। जब मोहम्मद गजनवी इस देश पर आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए, सोमनाथ का मंदिर जैसे आज के डेट में साईं का मंदिर, वैष्णव का देवी का मंदिर, तिरुपति वाला का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर है, उससे भी धनी मंदिर था सोमनाथ का मंदिर। वो परियों के बाजार में सबसे धनी मंदिर था। उसने बोला मोहम्मद गजनवी आ रहा है, तो वहां के राजा भाग गया, लड़ाई नहीं किया। 9000 सेना लेकर मोहम्मद गजनवी आया तो उसकी कहानी सुन लो।
मैं बताए देता हूँ 9,000 तो वहाँ सेना लेकर मोहम्मद गजनवी इस मंदिर पर लूटने आया था। वहाँ 12,000 तो वहाँ के पुजारी और पंडित थे। अगर एक एक झंडे पर लपट पड़ते तो मोहम्मद गजनवी मंदिर को नहीं लूट पाता। और सुनो, वहां तो 10 से 12,000 वेश्याएं थी उस मंदिर में। मैं बोलता हूं उस मंदिर में वेश्याएं क्या कर रही थी, जिसे हम संस्कृत साहित्य के भाषा में मनवादी ब्राह्मणवादी की व्यवस्था में उसे देवदासी बोलते हैं। देवदासी कौन थी? देवदासी हमारे तुम्हारी माताएं बहनी थी, जो सुंदर कन्याएं होती थी। ब्राह्मण बोलता था इसे शंकर भगवान से शादी कर दो, ये मलकिन हो जाएगी, तुम्हारे अगले ये जन्म के पाप कट जाएंगे, अगले जन्म में तुम चक्रवर्ती राजा होगे। सुंदर कन्याओं को ले जाके शंकर भगवान के वो मंदिर के 7 चक्कर लगाकर उस नाबालिग लड़की के साथ संभोग करके वहां दासी बना लिया जाता था। एक मंत्र था संस्कृत में, देव धीनम जागरत्रम तद्मात्र धीने ब्राह्मण तद्मात्र सर्वत्र ब्रह्मराधीने। मतलब ये ब्राह्मण जो बोलता था, जो ये मंत्र है जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, दान बिंदो बली राजा जामा चले चले, ये मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। और ये जो मंत्र के अधीन ये देश का 33 करोड़ देवता है, इसलिए मैं देवता से बड़ा मैं देवता ब्राह्मण देवता हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। वहाँ 10,000 वेश्याएं, 11,000 पंडित, अच्छी सुंदर सुंदर आदमी, सुंदर सुंदर औरतों को उस मोहम्मद गजनवी ने लूट के ले गया। हजारों मन सोना चांदी छकड़ों ऊँटों में लाद कर ले गया और ले जाके ईरान इराक के चौराहे में एक एक आना 2-2 आना में यहाँ के अमलाओं को, यहाँ के पुरुषों को गुलाम बनाकर भेज दिया। तब इस देश का 33 करोड़ देवता क्या कर रहा था, इस देश का ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कर रहा था, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गा जी, दुर्गा देवी और लक्ष्मी देवी क्या कर रही थी, बजरंगबली हनुमान जी क्या कर रहे थे। हम अचंभित में पड़े हैं। पंडित हमको गुमराह कर रहा है और ये यहाँ नहीं अब गुमराह कर रहा है, आपके गोड़वाना के चलते ब्राह्मण बहुत घबराता है, बहुत डरता है। ब्राह्मण गोड़वाना वालों को देख लेता कि अगमछी तो वो सोचता ये साला काला सांप आया है। और ये करिया करिया रातों हैं जब गोड़वाना वाले, तो कहा ये करिया सांप है, कहा इनसे बात करना, तुम पीला गमछा डाल लो, अगर पंडित ठाकुर तुमसे बहस कर ले तो बताना, क्या तुम कुछ न जानो, कुछ न जानो, कोई जानने की जरूरत नहीं ना, कोई बहस करने की जरूरत नहीं ना, बस इतना कह सकता। इसी आधार पर मैं तो चाहूँगा, बोलना बहुत था, मीटर बहुत है, मगर मैं बोलूँगा समय तुम्हारे पास कम है। शिक्षा, तुम्हारी गरीबी का उन्मूलन शिक्षा है। एक विधायक बनेगा अपना डेरा बनाएगा, एक सांसद बनेगा अपनी हवेली बनाएगा, एक सरपंच बनेगा अपनी हवेली ट्रैक्टर बुलोरो बनाएगा, एक जनपद सदस्य बनेगा अपनी हवेली बुलोरो बनाएगा। इससे गरीबी दूर नहीं होगी, वो सिर्फ अपना बनाएगा। 5 साल में एक जनपद को अपना डेरा बना लेगा। तुमको काम मिला, कुछ नहीं मिला, वोट मिला, वोट मिला। तो आप लोग प्रजातंत्र में जो चुन के जा रहे हो अपना डेरा बना रहे हैं। आपको अपने बेटी और बेटाओं को जो मालिक और मालकिन है आदर्श पुरुषों के नाम से पढ़ाने का काम करें, अच्छा भोजन दें और इनको अच्छी सेवा करें कि मजबूत और बलवान बने। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा इस धरती पर, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जैसे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। एक युद्ध तुम्हारे यहाँ भी होगा, बहुत मजबूती से तैयार बैठे रहना। मैं आज ये मंच से बताए जाता हूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मैं रहूँ या न रहूँ, मगर एक युद्ध तुमको फिर से लड़ना पड़ेगा सभी जनजाति आदिवासियों और ट्राइबल बेल्ट के लोगों। और उस युद्ध की पराजय तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। युद्ध लड़ोगे मनवादी सत्ता शासन ताकत से, तुम रहोगे जिस ढंग से तैयारी करना है। गोड़वाना आपको अगर जगाने का काम किया, मैं तो सौभाग्यवान आदमी हूँ
मैं 22 साल पहले आपके थमकी की धरती में आया था, जब हीरा सिंह मरकाम भैया आए थे दादा भाई। मैं आया था, रात भर का प्रोग्राम चला था। आज मैं दूसरी बार आया हूँ, वो मैं हीरा सिंह मरकाम दादा को बार बार नमन वंदन करता हूँ। उसके बिछाए हुए समाज में, उसके बताए हुए विचार में मैं आज ही मुझे मंच से बोलने का मौका मिला। मैं कोटि कोटि धन्यवाद बोलता हूँ मैं अपने ये आदिवासी समाज, ये मूल निवासी समाज को। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।